एपिसोड 378। एक सुनहरा बुद्ध जो संघनित आत्मिक शक्ति से बना था, आकाश से उड़कर औषधि दानव के सामने खड़ा हो गया। लेकिन गोल्डन बुद्ध बहुत देर से आए और केवल याओ दानव को बचा पाए। याओ दानव के पीछे दर्जन भर लोग थे, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया और क्रूर जानवर ने अपनी आत्मा शक्ति के साथ उन्हें पूरी तरह से मार डाला। यान ज़िफेंग, क्या आप ही नियम तोड़ना चाहते हैं? मिंग शुआंग ने आगंतुक को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। महल के मालिक ने गलतफहमी जताई है। आप इस मामले के लिए पूरी तरह से याओ मो को दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर लिंग जियाओ ने अपने इकलौते बेटे को मार डाला, तो वह नाराज कैसे नहीं हो सकता था? कुछ अतार्किक बातें करना सामान्य बात है, तो फिर आपको इतना कठोर क्यों होना चाहिए? इस बार भूल जाओ, यान ज़िफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के मामले के बारे में यान ज़िफेंग वास्तव में यान मो के मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण से असंतुष्ट था। जब तक मिंग शुआंग महल में है, तब तक औषधि दानव को लिंग जियो को मारने देना मूर्खता होगी। याओ चेन बिना अनुमति के मेरे शयन कक्ष में घुस आया, धिक्कार है। मिंग शुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। पहले इस मास्टर ने जो कहा वह बिल्कुल सच है, लेकिन एक कोड के बाद दूसरा आता है। याओ दानव ने आत्मा पैलेस में अनगिनत योगदान दिए हैं, और इस बार वह फिर से गुस्से में है। याओ मो, जाओ और महल के मालिक से माफी मांगो और फिर वापस जाओ, यान ज़िफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, औषधि दानव ने छोटी धातु की बोतल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, फिर मिंग शुआंग के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि उसी समय एक काली छाया अचानक धातु की बोतल से बाहर निकली और सीधे आकाश में उड़ गई। वह कैसे हार मान सकता था? अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दया की भीख मांगने कौन आता है। चाहे वह कोई भी हो, वह अपना गुस्सा नहीं रोक सकता था। घृणास्पद। मिंग शुआंग तुरंत लिंग जियो के सामने खड़ा हो गया। काली छाया सीधे मिंग शुआंग पर पड़ी। उसे मिंग शुआंग ने हाथ के चाकू से काट डाला। लेकिन यह एक सुनहरा रेशम की गू है। इस समय ये पूरी तरह से मृत था। हालांकि जहर पहले ही मिंग शुआंग के शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसी क्षण मिंग शुआंग का पूरा दाहिना हाथ बैंगनी और काला हो गया। मिंग शुआंग ने जल्दी से अपने बाएं हाथ से रक्तरेखा को सील कर दिया ताकि जहर शरीर में प्रवेश न कर सके और केवल उसके दाहिने हाथ में ही रहे। याओ डैमन, तुम पागल हो। ये दृश्य देखकर यान ज़िफेंग भी बहुत हैरान हुआ। यद्यपि मिंग शुआंग लिंग जियो के प्रति बहुत अवज्ञाकारी था, फिर भी वह आत्मा महल के प्रति बहुत वफादार था। जब किसी मजबूत दुश्मन का सामना करना हो तो आपको लड़ने के लिए मिंग शुआंग पर निर्भर रहना होगा। एक बार उसका दाहिना हाथ अक्षम हो गया तो मिंग शुआंग की युद्ध प्रभावशीलता कम से कम आधी रह जाएगी। मैं जिसे मारना चाहता हूं वह लिंग जियाओ है। याओ मो भी उलझन में था। वह आत्मा पैलेस में मिंग शुआंग की स्थिति जानता था। अगर मिंग शुआंग को वाकई कोई समस्या होती तो ये सिर्फ उसके बेटे की मौत की बात नहीं होती। हो सकता है कि पूरा परिवार उसके साथ ही दफन हो जाता। बकवास बंद करो और जल्दी से इसका इलाज ढूंढो, यान ज़िफेंग ने तीखी आवाज में कहा। इसके लिए कोई मारक नहीं है। मैंने ये सुनहरा रेशम की गू स्टार दानव राजा से खरीदा है। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल 4 लोकों में ही पाया जा सकता है। इस अजीब जहर का कोई इलाज नहीं है। याओ मो भी थोड़ा घबरा गया। क्या? यान ज़िफेंग दंग रह गया। क्या आप पश्चिमी क्षेत्र के नंबर 1 डॉक्टर नहीं हैं? तुरंत वापस जाकर मारक दवा विकसित करें। चाहे कुछ भी हो, आपको मिंग शुआंग के दाहिने हाथ को बचाना होगा। मुझे डर है कि अब ये बात दाहिने हाथ की नहीं रह गई है। लिंग जियाओ की आवाज अचानक सुनाई दी। इस गोल्डन सिल्कवर्म गू का जहर वाकई भयानक है। भले ही मिंग शुआंग ने रक्तरेखा को सील कर दिया हो, फिर भी जहर अंदर घुस गया, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। हालांकि इस गति से मिंग शुआंग के पूरे शरीर में 3 दिन में ही जहर फैल सकता था। यद्यपि मिंग शुआंग का शरीर लगभग अमर है और उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन पुनरुत्थान के बाद मिंग शुआंग की ताकत बहुत कम हो जाएगी। ये वो बात नहीं है जो यान ज़िफेंग देखना चाहता है। औषधि दानव, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। यदि तुम मारक औषधि को परिष्कृत नहीं कर सकते तो तुम आत्महत्या कर सकते हो, यान ज़िफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से मास्टर मिंग शुआंग के जहर का इलाज करने में सक्षम हो जाऊंगा। लिंग जियो ने यान ज़िफेंग को देखा और कहा, सिर्फ तुम? औषधि दानव ने व्यंग्य किया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची निगाह से देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे स्तर को देखते हुए इस सुनहरे रेशम की गू के जहर की तो बात ही छोड़ो। भले ही वह एक साधारण जहर ही क्यों न हो,
तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है न? यहाँ बहुत बकवास है, बाहर निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। लिंग जियो अब बहुत गुस्से में है। अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो वह वास्तव में एक हथेली से दवा दानव को मार देता। महल के मालिक, आपको पहले आराम करने की जरूरत है, इसकी चिंता मत करो। हम 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से मारक दवा ला देंगे। यान ज़िफिग ने याओ मो की ओर देखा और कहा, क्या तुमने सुना? चिंता मत करो एल्डर ताइशान, 3 दिनों के भीतर मेरे अधीनस्थ निश्चित रूप से एक मारक विकसित करेंगे। याओ मो ने सिर हिलाया और जल्दी से घर की ओर चल दिया। इस समय उसके मृत पुत्र का दर्द भय में बदल गया था। उसने लिंग जियो के मामले पर बाद में चर्चा करने की योजना बनाई, लेकिन बेहतर होगा कि पहले वह मिंग शुआंग को ठीक कर ले। अन्यथा यान ज़िफिग के गुस्से को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। सबके चले जाने के बाद लिंग जियो ने 9 सांप जनरल जानवर आत्मा को मुक्त कर दिया और मिंग शुआंग के शरीर से सुनहरे रेशम कीट के जहर को चूस लिया। लेकिन उसकी भौहें चढ़ी रहीं। इस सुनहरे रेशम के कीड़े गू को चारों लोकों के गुरुओं ने पाला होगा। हालांकि मैंने अस्थायी रूप से इसका जहर चूस लिया था, लेकिन यह मूल कारण का इलाज नहीं कर सकता। आज से मैं प्रतिदिन आपके लिए अमृत को परिष्कृत करने और विष को अवशोषित करने में आपकी सहायता करूंगा। यह अनुमान है कि अधिकतम 3 दिनों में मैं उस अमृत को परिष्कृत कर लूंगा जो विष को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने धीरे से मिंग शुआंग के सिर को सहलाया और मुस्कुराया। यदि अतीत में किसी ने उसके सिर को छूने की हिम्मत की होती तो मिंग शुआंग निश्चित रूप से उसे बिना दया के मार डालता। लेकिन इस समय उसके मन में कोई नाराजगी नहीं थी। इसके बजाय वह खुश दिख रही थी, जैसे कि वह फिर से अपने भाई के बारे में सोच रही हो। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं, भाई लिंग जियाओ। मिंग शुआंग ने सिर हिलाया। अफसोस, वास्तव में आपको इसे अभी ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा शरीर सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षित है। भले ही सुनहरे रेशम कीट का जहर मजबूत हो, मैं इसे धीरे धीरे हटाने में सक्षम होना चाहिए। सौभाग्य से यान ज़िफिग नहीं चाहता था कि तुम मरो, अन्यथा आज की घटना वास्तव में खतरनाक होती। लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा, खैर धन्यवाद। भले ही मिंग शुआंग ने कुछ बेकार काम किया हो या नहीं, उस समय उसे बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की मिंग शुआंग की इच्छा वास्तविक थी। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो भी मैं वही विकल्प चुनूंगा। मिंग शुआंग मुस्कुराया। मूर्ख लड़की, लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, पहले तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। कुछ समय तक अभ्यास मत करो, बस दिन में एक बार यहाँ आओ। बोलने के बाद वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। उन्होंने मिंग शुआंग के शरीर से निकाले गए विषाक्त पदार्थों को बर्तन में डाला और अध्ययन करना शुरू किया। विष और औषधि तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले विष की स्थिति को समझना होगा। इस प्रक्रिया में उन्हें पूरा दिन लग गया और सौभाग्य से वहां ताई ची आई भी थी। अन्यथा 3 दिनों के भीतर मारक दवा विकसित करना एक सपना ही होगा। जिस समय वह और मेडिसिन डेमन एक साथ मारक औषधि विकसित कर रहे थे, उस समय यहाँ जो कुछ हुआ था वह चुपचाप फैल गया था। ऐसी कोई दीवार नहीं है जो अभेद्य हो। हालांकि यान ज़िफिग इस मामले को लेकर बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस बेवकूफ ने यह बात कह दी। लेकिन इस समय इसे रोका नहीं जा सकता, और यदि इसे रोका गया तो इससे बड़ा तूफान पैदा हो जाएगा। अभी भी इसका प्रतिकारक विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब पूरा ग्रीन जोन ये खबर फैला रहा है कि नेदर फ्रॉस्ट हॉल के भगवान को मेडिसिन डेमन के गोल्डन सिल्कवर्म द्वारा जहर दिया गया था। यदि 3 दिनों के भीतर मारक दवा प्राप्त नहीं की जा सकी तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन सौभाग्य से इस समय ग्रीन जोन में 2 शक्तिशाली फार्मासिस्ट हैं। अब पूरा ग्रीन जोन कह रहा है कि 2 डॉक्टर इसका प्रतिविष विकसित कर रहे हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध मेडिसिन डेमन है, जो पश्चिमी क्षेत्र का सबसे अच्छा डॉक्टर है। उन्होंने स्वर्ण रेशम कीट गू का पालन पोषण किया और उनकी अपनी चिकित्सा कौशल अत्यंत उन्नत हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर लेगा। जहां तक लिंग जियाओ का प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि वह फार्मासिस्ट है जिसने स्टार सिटी में डार्क फ्रॉस्ट पैलेस के भगवान को बचाया था। उसकी विशिष्ट क्षमता अज्ञात है। हर किसी को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन आखिरकार एक और व्यक्ति का मतलब एक और आशा है। डार्क फ्रॉस्ट कई वर्षों से सोल पैलेस के लिए काम कर रहा है और उसने बहुत सारे काम किए हैं। यद्यपि वह छोटी लड़की ठंडी है, फिर भी वह दिल से दयालु है और उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं।
इसलिए अधिकांश साधारण सोल पैलेस योद्धाओं को डार्क फ्रॉस्ट पैलेस के इस भगवान के बारे में अच्छी धारणा है। वे नहीं चाहते कि वह मुसीबत में पड़े। 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। तीसरे दिन यान ज़िफेग और अन्य लोगों के नेतृत्व में मेडिसिन डेमन डार्क फ्रॉस्ट पैलेस में आया। यह एक विशेष आयोजन है, इसलिए महल के नियमों में अस्थायी रूप से ढील दी गई है। मिंग शुआंग कमरे में अकेले बैठकर किताब पढ़ रहा था। लिंग जियो ने उसे अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और अभ्यास नहीं किया। वैसे भी केवल 3 दिन थे और उसने लिंग जियो के फैसले पर विश्वास किया। वह व्यक्ति कहाँ है? यान ज़िफेग ने असमंजस में पूछा। अभ्यास कर रहा हूँ, मिंग शुआंग ने उदासीनता से कहा। अभ्यास? क्या उसने नहीं कहा था कि वह महल के स्वामी के लिए एक मारक औषधि विकसित करेगा? यान ज़िफेग ने भौहें सिकुड़ी। क्या अभ्यास करते हुए विकास करना संभव नहीं है? मिंग शुआंग ने पूछा। महल मास्टर, शायद आपको किसी खलनायक ने धोखा दिया है। वह किसी भी नई दवा पर शोध नहीं कर रहे हैं, उन्हें आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यान ज़िफेग ने गुस्से से कहा। मुझे उन पर विश्वास है, आज तीसरा दिन है, वह निश्चित रूप से एकांतवास से बाहर आएंगे। मिंग शुआंग ने उदासीनता से कहा। उस झूठे का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। औषधि दानव ने एक मारक औषधि विकसित कर ली है, जो निश्चित रूप से आपके शरीर में मौजूद जहर को ठीक कर सकती है। यान ज़िफेग ने अपने पीछे मौजूद औषधि दानव की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, महल के स्वामी, मैंने एक मारक औषधि विकसित की है जो निश्चित रूप से जहर को हटा सकती है। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, वह निश्चित रूप से एक पूर्ण झूठा है। उन्होंने न केवल आपके विश्वास को धोखा दिया, बल्कि हमारे आत्मा महल के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करने की भी कोशिश की। यदि इस व्यक्ति को नहीं हटाया गया तो आत्मा महल में शांति नहीं रहेगी। औषधि दानव ने जल्दी से कहा। चुप रहो, तुम्हें उसका अपमान करने की अनुमति नहीं है। मिंग शुआंग का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। पिछले 3 दिनों के दौरान लिंग जियो हर सुबह एक बार उसके लिए जहर सोखने के लिए आता था। हर बार उसे बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता था। बस बात की दूसरों को पता नहीं है। यदि इसे भी झूठा मान लिया जाए तो झूठा बहुत महान है। औषधि दानव, अब और बकवास मत करो। चून की मारक विकसित हो चुका है, इसलिए इसे तुरंत प्रस्तुत करो। यान ज़िफेग ने मेडिसिन डेमन की ओर देखा और कहा। मेडिसिन डेमन के परीक्षण के माध्यम से यान ज़िफेग ने यह भी समझा कि मिंग शुआंग के दिमाग में लिंग जियो की स्थिति कम नहीं है। लिंग जियाओ पर मिंग शुआंग का भरोसा हिलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि ये दवा काम कर गई तो स्थिति बहुत अलग हो जाएगी। क्या आपका मारक ठीक है? मिंग शुआंग ने औषधि दानव की ओर देखा और कहा। तुम पर भरोसा न करने के लिए मुझे दोष मत दो। तुमने ही सुनहरे रेशम कीट का जहर छोड़ा था। अगर तुम मुझे फिर से नुकसान पहुंचाना चाहो तो क्या होगा? वह वास्तव में मेडिसिन डेमन की मारक दवा नहीं लेना चाहती थी और अभी भी लिंग जियो की मारक दवा के आने का इंतजार करना चाहती थी। लिंग जियो पर उसका भरोसा औषधि दानव पर उसके भरोसे से कहीं अधिक था। चिंता मत करो महल मालिक, मैंने पहले ही इस दवा के साथ प्रयोग किया है और पुष्टि की है कि कोई समस्या नहीं है। इस दवा में न केवल विषृंग का प्रभाव है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। इसलिए इसे लेने के बाद ये खेती की वसूली और सुधार के लिए भी बहुत फायदेमंद है। औषधि दानव ने जल्दी से कहा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कल तुमने जो किया उससे मेरा तुम पर से भरोसा उठ गया है। चाहे आपकी दवा उपयोगी हो या नहीं, यह मेरे लिए संभावित रूप से खतरनाक है। मिंग शुआंग ने अपना सिर हिलाया और फिर भी इसे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि तीसरे दिन दोपहर हो चुकी थी। हालांकि लिंग जियो ने सुबह ही विष को अवशोषित कर लिया था, लेकिन इस समय पूरे शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे पुनः बैंगनी और काला हो गया। ऐसा लग रहा था कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महल के स्वामी, कृपया बिना देरी किए मारक दवा ले लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मिंग शुआंग की स्थिति देखकर यान ज़िफेग भी चिंतित था। यदि मिंग शुआंग की मृत्यु मारक दवा न लेने के कारण हुई तो यह न केवल आत्मा महल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि उनके आंतरिक महल की प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा। आखिरकार मिंग शुआंग को औषधि दानव ने घायल कर दिया। कृपया दवा ले लीजिए महल मालिक। सोल पैलेस के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी यह बात कही। हालांकि उनकी नज़र में मिंग शुआंग सिर्फ एक लड़ाकू मशीन और एक उच्च स्तरीय लड़ाकू था। लेकिन अगर मशीन टूट भी जाए तो उसकी मरम्मत तो होनी ही चाहिए, वरना वह लड़ कैसे सकेगी। इसलिए वे अब भी चाहते हैं कि मिंग शुआंग जीवित रहे।
महल के स्वामी, आप हमारे इरादों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद को कैसे मरने दे सकते हैं? यान ज़िफिग ने उत्सुकता से कहा। कृपया अपने अधीनस्थों को उनकी गलतियों की भरपाई करने का मौका दें। उनके लिए बहुत प्रयास करके अमृत को परिष्कृत करना आसान नहीं है। औषधि दानव भी घुटनों के बल बैठ गया और बोला। मिंग शुआंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि लिंग जियो ने उसे याद दिलाया कि चाहे उसके शरीर में कोई भी लक्षण क्यों न हो, उसे दवा का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो पर विश्वास करने को तैयार थी। महान बुजुर्ग, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। बल का प्रयोग करें। चाहे कुछ भी हो, हमें महल के स्वामी की जान बचानी ही होगी। सोल पैलेस के एक उच्च पदस्थ सदस्य ने अचानक कहा। हाँ, भले ही महल का मालिक दोष देना चाहे, जब तक उसका जहर ठीक नहीं हो जाता तब तक कोई कारण नहीं होगा। किसी और ने कहा। यान ज़िफिग एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिला दिया। अब जबकि नेदर फ्रॉस्ट का जहर फूट चुका था, उसकी ताकत निश्चित रूप से उसकी जितनी अच्छी नहीं थी। इस प्रकार उसने केवल 3 चालों में नेदर फ्रॉस्ट पर कब्जा कर लिया। फिर याओ मो ने वह अमृत निकाला जिसे उसने परिष्कृत किया था। हवा में एक अजीब सुगंध थी। अमृत दिखने में बहुत सुंदर था, और जैसे ही आपने इसकी गंध महसूस की, आपको पता चल गया कि यह अच्छी चीज है। हालांकि मुझे कीमिया का तरीका समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने पुस्तक में परिचय पढ़ा है। यह अमृत एक नज़र में जुबान ग्रेड अमृत है। ये पुनर्जन्म के क्षेत्र में योद्धाओं के इलाज के लिए एकदम सही है। ये स्वाभाविक है। याओ मो पश्चिमी क्षेत्रों में नंबर 1 डॉक्टर हैं, और उनके अमृत शोधन कौशल अतिरंजित नहीं है। उसके अलावा और कौन इस विष को दूर कर सकता है? मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि हॉल मास्टर ने इसे लेने से इनकार क्यों कर दिया और अंत में उसे बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ की चर्चा के बीच यान ज़िफिग ने पहले ही याओ मो से मारक दवा ले ली थी। इस समय नेदर फ्रॉस्ट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। न केवल उसका पूरा शरीर बैंगनी और काला हो गया, बल्कि सूजन भी आने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के यान ज़िफिग ने विषऋण की गोली मिंग शुआंग के मुंह में डाल दी और उसे जबरन नीचे उतार दिया। महल मास्टर, मुझे इस अपराध के लिए खेद है, कृपया मुझे माफ कर दें। मिंग शुआंग को विषऋण की गोली लेते हुए देखने के बाद यान ज़िफिग ने उसे जाने दिया, फिर एक तरफ खड़े होकर निरीक्षण करने लगे। गोली उसके मुंह में पिघल गई और तुरंत काम करने लगी। मिंग शुआंग की शारीरिक स्थिति में इतनी तेजी से सुधार हुआ कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। ये ठीक है, ये सचमुच ठीक है। भीड़ में से एक उत्साहित चिल्लाहट आई। हाँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि लिंगजियो झूठा है। जब गोलियों को परिष्कृत करने और विषऋण की बात आती है, तो आपको अभी भी दवा दानव को देखना होगा। यान ज़िफिग बहुत खुश हुआ और फिर मेडिसिन डेमन की ओर देखा और कहा, इस बार तुमने अपनी गलतियों की भरपाई कर ली और तुमने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद बड़े साहब, औषधि दानव ने उत्साह से कहा। औषधि दानव ने मिंग शुआंग की हालत को घबराहट से देखा। सूजन स्पष्टता कम हो गई थी। बैंगनी काला रंग भी जल्दी ही गायब हो गया। उसने भी राहत की सांस ली। ईमानदारी से कहे तो हालांकि उन्हें अपनी दवा प्रौद्योगिकी पर पूरा भरोसा था, फिर भी दवा के वास्तविक प्रभाव से पहले वे अनिश्चित थे। मेडिसिन डेमन है, पश्चिमी क्षेत्र का नंबर 1 डॉक्टर है। ये वास्तव में कोई घमंड नहीं है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, लिंगजियो की तुलना आत्मा महल में हमारे प्रसिद्ध डॉक्टरों से क्या हो सकती है। सौभाग्य से हमने बल प्रयोग किया, अन्यथा हम नहीं जानते कि महल का स्वामी ऐसे झूठे व्यक्ति पर विश्वास करके क्या करता। महान बुजुर्ग, हम लिंगजियो को तुरंत गिरफ्तार करने का अनुरोध करते हैं। वह बच्चा निश्चित रूप से समस्याग्रस्त है। यान मो ने इस समय ये कहने का अवसर लिया। ठीक है, तुम सही हो। लिंगजियो ने महल के मालिक को धोखा देने का प्रयास किया। उसका अपराध अत्यंत गंभीर है और उसे खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यान मो, आप स्वयं वहां जाए और उसे भूमिगत जेल में ले जाए। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करना चाहता हूं। यान ज़िफिग लिंगजियो के पास जो कुछ भी था उसे पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और अब मिंग शुआंग के पास लिंगजियो की रक्षा करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार ये याओ मो ही था जिसने विषऋण किया था, न कि लिंगजियो ने। ये सुनकर याओ मो बहुत खुश हुआ। वह चाहता था कि लिंगजियाओ मर जाए। ये लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए, बशर्ते कि पूछताछ के बाद सुप्रीम एल्डर को वह मिल जाए जो वह चाहते थे। तब लिंगजियाओ स्वाभाविक रूप से जीवित नहीं रह पाएगा। जब हर कोई लिंगजियो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी मिंग शुआंग अचानक चिल्लाया। जो शरीर लगभग सामान्य हो चुका था,
विष तुरंत फूट पड़ा और उसकी गति पहले से 10 गुना अधिक तेज हो गई। एक क्षण में ही वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, और यह गति अभी भी जारी है। बेवकूफ, याओमो के साथ क्या हो रहा है? यान ज़िफेंग का चेहरा अचानक बदल गया याओमो को देखते हुए और सख्ती से पूछा। मैं नहीं जानता, यह संभव है। याओमो भी अचंभित था और उसने ऐसी स्थिति की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था, ये सफल होना चाहिए, लेकिन क्यों, यह ऐसा क्यों है? यान मो, जो जाने वाला था, वह भी अचंभित था। अन्य वरिष्ठ अधिकारी सभी भ्रमित थे। मुझे लगा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्थिति और भी बदतर हो गई। जल्दी जाओ, लिंग जियाओ को ढूंढो। यान ज़िफेंग के पास इस समय कोई और विचार नहीं था। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, लेकिन सबसे पहले उसने लिंग जियाओ के बारे में सोचा, क्योंकि लिंग जियो के अलावा वास्तव में पूरे ग्रीन जोन में कोई और नहीं है जो चिकित्सा में याओमो से अधिक कुशल हो। इसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। लिंग जियो का स्वरूप अचानक सबके सामने आ गया। बेवकूफ, ये जानते हुए कि आज पैलेस मास्टर के लिए अंतिम समय सीमा है, तुम देर से आने की हिम्मत करते हो। क्या तुम चाहते हो कि पैलेस मास्टर मर जाए? यान मो दहाड़ा। चुप रहो, बेवकूफ, तुम्हें कुछ नहीं पता किस बेवकूफ ने उसे दवा दी। लिंग जियो यानमो से भी ज्यादा गुस्से में था। उसने पूरे दर्शकों पर ठंडी नजर डाली और सख्ती से पूछा, यह आपकी गलती है कि आप देर से आए हैं। याओमो ने विषऋण गोली को परिष्कृत किया है, इसलिए वह इसका उपयोग करेगा। यानमो ने आक्रोश से कहा, क्या मैं देर से आया हूँ? क्या मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हैं? मैं 3 दिनों से अकेले मिंग शुआंग के साथ हूँ। मैं उसकी स्थिति कैसे नहीं जान सकता था? तुम मूर्ख हो, बस ये स्वीकार करो। तुम अभी भी जिद्दी क्यों हो? तुम कोशिश क्यों नहीं करते? लिंग जियो ने यानमो को तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप, ठीक है, चूंकि आप यहाँ हैं, कृपया जल्द से जल्द उसका इलाज करें। अब और समय बर्बाद न करें। यान ज़िफेंग ने यानमो पर चिल्लाया और लिंग जियो से कहा, उसे कैसे बचाना है और कब बचाना है, मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। औषधि दानव, मुझे अपनी विषऋण गोली का नुस्खा बताओ। लिंग जियाओ चिल्लाया, तुम सपना देख रहे हो। औषधि दानव ने अपने दांत पीस लिए। जब उसने लिंग जियो को देखा तो वह क्रोधित हो गया। इसे उसे दे। यान ज़िफेंग अवाक रह गया। क्या इस समय मूर्ख दवा दानव स्थिति को नहीं देख सकता है? भले ही आप लिंग जियो को मरना चाहते हो, आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह मिंग शुआंग को बचा नहीं लेता। उसने चिल्लाकर औषधि दानव को भयभीत कर दिया और जल्दी से लिंग जियो को नुस्खा दे दिया। ये तो अनावश्यक है। आपकी मारक दवा हालांकि ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, लक्षणों से राहत दिला सकती है, लेकिन आपने उसमें हास्यास्पद टॉनिक मिलाने पर जोर दिया, जिससे न केवल मारक औषधि का प्रभाव कम हो गया, और उन टॉनिकों को जहर को पोषित करने दे जिससे वह और अधिक शक्तिशाली बन जाए। या तो तुम मूर्ख हो या बुरे हो। लिंग जियाओ ने रेसिपी देखी और उसे यकीन हो गया। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि औषधि दानव मिंग शुआंग को कोई परेशान करने वाली दवा दे देगा, लेकिन स्थिति स्पष्ट रूप से इतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, तुम सब बाहर निकल जाओ, मिंग शुआंग ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। लिंग जियो ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। उनकी कुछ उपचार पद्धतियां वास्तव में दूसरों द्वारा नहीं देखी जा सकती, वे उनके अपने रहस्य हैं। लेकिन उसने जो कहा वह सचमुच बहुत ही जबरदस्त था। ये सुनकर सोल पैलेस के उच्च स्तरीय लोग असहज हो गए। चलो, बाहर इंतजार करते हैं। यान ज़िफेंग भी दुखी था, लेकिन जब उसने लिंग जियाओ के खजाने के बारे में सोचा, उसने धैर्य रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा, इस समय लिंग जियो के अलावा मिंग शुआंग को और कौन बचा सकता है? वह नहीं चाहता था कि मिंग शुआंग इस तरह मर जाए। दादाजी, हम उस आदमी को महल के मालिक के पास नहीं रहने दे सकते। अगर महल के मालिक को कुछ हो गया तो क्या होगा? यान मो चिंतित था। चुप रहो, प्लीज, हम कई दिनों से साथ हैं और कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें हमारे सामने किसी को मारना है? चल दर। यान ज़िफेंग वास्तव में थक गया था। अफसोस, भीतरी हॉल में बैठे ये लोग वाकई बिगड़ गए हैं। वे दिमागहीन हैं। अब समय आ गया है और वे अभी भी इन तुच्छ बातों पर झगड़ रहे हैं। यानमो और अन्य लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया और दरवाजे से बाहर चले गए। याओमो ने लिंग जियो की पीठ को देखा। उसकी आंखों में एक जहरीली रोशनी थी। उसके लिए लिंग जियो ने उसके इकलौते बेटे को मारने से भी अधिक कुछ किया। इस समय तो वह श्रेय के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा भी करना चाहते थे। ये जानबूझकर उनके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए ग्रीन जोन में आना है।
याओ मो, बेहतर होगा कि तुम अब कुछ न करो, अन्यथा अगर मिंगशुंग पैलेस के स्वामी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यान ज़िफिग ने ठंडी सांस ली और दूर चला गया। मेडिसिन डेमन ने अपने दांत पीस लिए और बाहर चला गया। मुझे विश्वास नहीं होता। लिंग जियो सिर्फ 17 साल का लड़का है, वह और क्या कर सकता है? इस समय वह लिंग जियो द्वारा बचाए जाने की अपेक्षा मिंग शुआन को मरना अधिक पसंद करेगा। हालांकि चीजें उस दिशा में विकसित नहीं होंगी जैसा वह चाहते हैं। जिस समय वे कमरे से बाहर निकले, कमरा अभी भी काली हवा से भरा हुआ था। मिंग शुआन समय समय पर चिल्लाता रहा। हालांकि कमरे से बाहर निकलने के 3 मिनट से भी कम समय बाद काली हवा जल्दी ही एकत्रित हो गई। मिंग शुआन की चीखें बंद हो गईं। कमरे में लिंग जियो ने सबसे पहले मिंग शुआन के लिए विष को अवशोषित किया। इस प्रक्रिया से उनकी साधना समुद्री ऊर्जा 100% तक बढ़ गई और वह सफलता से केवल एक कदम दूर थे। और उसके 9 सांप विष डोमेन में एक और विष है जो गोल्डन सिल्कवर्म गू जहर है। ये बस बहुत कमजोर है। मूल स्वर्ण रेशम कीट गू विष भी मिंग शुआन जैसे पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा का विरोध नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने केवल सुनहरे रेशम कीट के जहर का इस्तेमाल किया जो सुअदू ने इस्तेमाल किया था, और उनकी साधना की सीमा के कारण ये केवल जीवनहरण क्षेत्र के 9वें स्तर से नीचे के योद्धाओं को ही प्रभावित कर सकता था, और यह घातक नहीं था। यद्यपि 9 सर्प विष क्षेत्र से प्राप्त नया स्वर्ण रेशम कीट विष लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के अपने प्रभाव के संदर्भ में यह मौत देश के काले जहर से भी अधिक भयानक है। इससे निस्संदेह युद्ध में लिंग जियाओ के विकल्प बढ़ जाते हैं। भले ही आपकी ताकत दूसरों जितनी अच्छी ना हो, आप खुद को मजबूत बना सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर यान ज़िफिग सहित सभी लोग घबराहट से इंतजार कर रहे थे। काला धुआं गायब होते देख चीखें भी बंद हो गईं। बहुत से लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या ये सफल हुआ? ये भी संभव है कि महल के मालिक को उस लड़के ने मार डाला हो। हाँ, ये कभी ठीक नहीं होगा। पश्चिमी क्षेत्र के हमारे पहले प्रसिद्ध डॉक्टर ने अमृत को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी कीमती औषधीय सामग्री खर्च की थी। इनमें से कोई भी विष को नहीं निकाल सकता। वह लिंग जियो क्यों है? वह तो सिर्फ 17 साल का लड़का है, अभी वयस्क नहीं हुआ है। चुप रहो सब लोग। यान शीफिग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या आप सभी को अंदर की सांस महसूस नहीं हो रही है? मैंने इतने असफल लोगों का समूह क्यों खड़ा किया? इन वर्षों में शायद बाहरी महल मजबूत और मजबूत हो गया है और वे बाहर लड़ रहे हैं, जबकि आंतरिक महल के लोगों को लाड़ प्यार दिया गया है और वे धीरे धीरे अधिक से अधिक थक गए हैं। वह वास्तव में चिंतित था कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आंतरिक हॉल पूरी तरह से बाहरी हॉल से बदल दिया जाएगा। एक क्षण के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वे ऐसा कर सकते हैं। जब वे शांत हुए और अंदर की आभा को महसूस किया तो उन्होंने पाया कि मिंग शुआन की आभा न केवल गायब नहीं हुई थी बल्कि स्पष्ट रूप से सामान्य हो गई थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विष निकाल दिया गया है। इस लिंग जियाओ के पास वास्तव में 2 ब्रश हैं और वह सिर्फ फूंक नहीं मार रहा है। यद्यपि यान ज़िफिग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सच था। जो काम याओ दानव भी नहीं कर सका, वह लिंग जियाओ ने कर दिखाया। क्या ये समस्या की व्याख्या नहीं करता? क्रंच। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। मिंग शुआन बाहर चला गया, सभी को उदासीनता से देखा और कहा, मैं इस बात को भूल सकता हूँ कि आपने मुझे अमृत लेने के लिए मजबूर किया। आखिरकार आप ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत मूर्ख हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझे विषमुक्त करने के लिए श्री लिंग ने बहुत मेहनत की थी और उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा था। इसके अलावा मेरे शरीर में अभी भी मरे हुओं के राजा द्वारा छोड़े गए कीटाणु हैं जो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। आज के बाद जो कोई भी श्री लिंग को परेशान करने की हिम्मत करेगा, उसे मेरे मिंग शुआन के साथ परेशानी होगी। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मार डालो। लिंग जियो द्वारा फिर से बचाए जाने के बाद मिंग शुआन की लिंग जियो के प्रति भावनाएं भी गहरी हो गईं। वह लिंग जियो को पूरी तरह से अपना भाई मानता था। चाहे वह उचित हो या अनुचित, वह लिंग जियो की रक्षा करेगी। लिंग जियाओ वहां बैठा हुआ बहुत थका हुआ लग रहा था। मिंग शुआन को बचाना आसान नहीं था, लेकिन वह फिर भी अपने दिल में बहुत खुश था। हालांकि वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मिंग शुआन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। आत्मा महल के उच्च अधिकारियों ने मिंग शुआन को देखा और उसके शरीर में कोई कमजोरी नहीं देखी। यहाँ तक कि बधाई हो पैलेस मास्टर, आपकी सफलता के लिए।
यान ज़ीफेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से कहा, तुम्हारी दृष्टि अच्छी है। मैंने संसार देव क्षेत्र के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक सफलता प्राप्त की। ये सब लिंगजियो की बदौलत है। इसलिए बेहतर होगा कि आप याद रखें कि लिंगजियो मेरे आत्मा महल का उपकार करता है और हमेशा उन चीज़ों के बारे में चिंता न करें जो आपकी नहीं है। बेहतर है कि समय का सदुपयोग करके 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत का पता लगाया जाए और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया जाए। मिंग शुआंग यान शीफेंग को चेतावनी देते हुए कह रहा था कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है और उसने यान शीफेंग से कहा कि वह फिर से गड़बड़ न करे। अब जबकि मिंग शुआंग की साधना का स्तर सुधर गया है और उसकी ताकत आसमान छू रही है, यान ज़ीफेंग अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जब तक आंतरिक महल के खजाने का उपयोग नहीं किया जाता, मिंग शुआंग को दबाना असंभव है। यान शीफेंग ने आह भरते हुए कहा, मैं समझ गया कि पहले इस मास्टर ने क्या कहा। बेशक वह बर्फ सम्राट की विरासत को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसे सीधे तौर पर हासिल करना संभव नहीं है। आपको अवसर ढूंढना होगा। इस समय याओ मो ने लिंगजियो को दुर्भावनापूर्ण नजरों से देखा। आज वह औषधि शोधन में लिंगजियो से हार गया और लिंगजियो को मारने का सबसे अच्छा मौका भी खो दिया। लेकिन वह हार नहीं मानेंगे। लिंगजियो का अस्तित्व उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। न केवल पश्चिमी क्षेत्र में नंबर 1 के रूप में उनकी आभा कमजोर हो जाएगी या गायब हो जाएगी, बल्कि वह अपने इकलौते बेटे का हत्यारा भी बन जाएगा। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लिंगजियो की रक्षा कौन करता है, वह कभी हार नहीं मानेगा। 1 मिनट रुको बच्चे, मैं तुम्हें असली जहर डॉक्टर की भयावहता से परिचित कराता हूँ। सुनहरा रेशम की गू पिछली बार तुम्हें मारने में असफल रहा था, लेकिन अगली बार मैं इतना आवेगपूर्ण नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी मौत को बहुत ही भयानक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस समय वह जल्द से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन यान ज़ीफेंग और मिंग शुआंग ने कुछ नहीं कहा और वह केवल वहीं खड़ा रहा, नाराज और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया के लोग उस पर हंस रहे हों। यामामो का मूड याओमो से ज्यादा अच्छा नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो मिंग शुआंग उसका होगा, लेकिन अब मिंग शुआंग लिंगजियो के बहुत करीब था और ऐसा लग रहा था कि उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इस प्रकार की उपेक्षा, यहाँ तक कि उपेक्षा से उसे और अधिक खुजली महसूस होने लगी और यहाँ तक कि उसे फट पड़ने की इच्छा होने लगी। ईर्ष्या उसके शरीर में पागलों की तरह जल रही थी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो आप सब जा सकते हैं। मिंग शुआंग द्वारा चेतावनी जारी करने के बाद वह इन लोगों को अपने सामने दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। वह बस कुछ देर के लिए लिंगजियो के साथ अकेली रहना चाहती थी, अपने भाई की गोद में लेटकर अपने बचपन की खुशियों को याद करना चाहती थी। तो फिर गुरुजी, कृपया अच्छे से आराम करें, मैं विदा लेता हूँ। यान ज़ीफेंग ने हल्की सी आह भरी और सबको दूर ले गया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस बार औषधि दानव आत्म पराजित था। न केवल इसने लिंगजियो को नहीं मारा, बल्कि वास्तव में इसने लिंगजियो पर महल के मालिक के विश्वास को और गहरा कर दिया। भविष्य में मतभेद पैदा करने की कोशिश की संभावना लगभग शून्य है। इसलिए यदि आप अगली बार बर्फ सम्राट की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुनर्विचार करना होगा। एक बूढ़े लोमड़ी के रूप में वह कभी भी ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं होता था जिसके बारे में वह निश्चित हो। याओ डैमन, मेरे घर आओ। रास्ते में यान ज़ीफेंग ने अचानक याओमो से कहा। याओमो एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिला दिया। यान ज़ीफेंग उसे नाराज नहीं कर सकता था और वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था। यान ज़ीफेंग के निवास पर पहुंचकर याओमो ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे अधीनस्थ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए सर्वोच्च बुजुर्ग को इसकी चिंता करनी होगी। मैं अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता। अब मैं तुम्हें एक काम दूंगा। इस दौरान कोई और काम मत करना। इस कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। यान ज़ीफेंग ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वोच्च बुजुर्ग क्या आदेश देते हैं, जब तक अधीनस्थ इसे पूरा कर सकते हैं वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। याओ मो ने कहा, मैं चाहता हूं कि लिंगजियाओ मर जाए, क्या तुम समझते हो? यान ज़ीफेंग सीधे मुद्दे पर आ गए। मेरा अधीनस्थ समझता है। ये कार्य याओ मो के लिए एकदम सही था। वह चाहता था कि लिंगजियो अब मर जाए। याद रखो, तुम बस बदला लेना चाहते हो। इस मामले का मुझसे या भीतरी महल से कोई लेना देना नहीं है। यान ज़ीफेंग ने फिर कहा, निस्संदेह मेरे अधीनस्थ जानते हैं कि वे सर्वोच्च बुजुर्ग को कभी भी फंसा नहीं पाएंगे, आंतरिक महल की तो बात ही छोड़िए। औषधि दानव ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और बदला लो।
तुम्हें अपनी रक्षा करना भी सीखना होगा। ग्रीन जोन में कई तटस्थ योद्धा हैं। कुछ लोग सिर्फ कुछ आध्यात्मिक पत्थर पाने के लिए लोगों की हत्या कर सकते हैं। यान ज़िफेग ने फिर याद दिलाया। सुझाव के लिए धन्यवाद सर्वोच्च बुजुर्ग। याओ मो की आंखें अचानक चमक उठी। आगे बढ़ो, मेरे अधीनस्थ इस्तीफा दे रहे हैं। याओ मो के चले जाने के बाद वह अपने निवास पर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह सोल पैलेस से निकलकर ग्रीन जोन में चला गया, जहां तटस्थ योद्धा सबसे अधिक केंद्रित थे। यान ज़िफेग सही था, लिंग जियाओ को मारने के कई तरीके थे और इसे स्वयं करना सबसे खराब विकल्प था। लोगों को मार डालो और होशियार बनो। उसी समय मिंग शुआंग के महल के अंदर। भाई लिंग जियाओ, इस घटना के बाद मुझे डर है कि वे लोग आपके साथ फिर से कुछ नहीं करेंगे, है ना? मिंग शुआंग एक मासूम छोटी बच्ची की तरह लिंग जियाओ की गोद में लेटी थी। अगर बाहरी लोग ये देख ले तो शायद उनकी आंखें झुक जाएंगी। तांग तांग सोल हॉल के मालिक मिंग शुआंग वास्तव में एक आदमी के बहुत करीब थे और उन्हें भाई भी कहते थे। मूर्ख लड़की, मानवीय इच्छा एक अथाह गड्ढा है जिसे भरा नहीं जा सकता। उन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं झूठा हूं या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम पर और मेरे पास मौजूद खजानों पर उनका नियंत्रण है। इसलिए हो सकता है कि वे अगली बार अधिक शांत रहें, लेकिन वे मुझ पर कभी हार नहीं मानेंगे। कहते हैं कि खुली बंदूक से बचना आसान है, लेकिन छिपे हुए तीर को रोकना मुश्किल है। अगली बार यह और भी खतरनाक हो सकता है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। मिंग शुआंग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन योजना बनाने के मामले में वह भी उसके जितना अच्छा नहीं है। उन बूढ़े लोमड़ियों की तो बात ही छोड़िए। क्या होगा अगर मैं तुम्हें ग्रीन जोन से बाहर ले जाऊं? मिंग शुआंग चिंतित था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुलनात्मक रूप से कहें तो यहाँ सब सुरक्षित है। अगर वे पर्दे के पीछे से ऐसा करते हैं तो वे बहुत घमंडी नहीं हैं। मैं साधारण समस्याओं को अकेले ही सुलझा सकता हूँ, लेकिन एक बार जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको उल्का क्षेत्र की स्थिति का भी पता चल जाएगा। ये यहाँ से कहीं अधिक खतरनाक है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि ग्रीन जोन खेती के लिए बहुत मददगार है। मैं अभी भी कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी, लड़की? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि भाई लिंग जियो हमेशा मेरे साथ रहे। मिंग शुआंग ने कहा, यह अच्छी बात है। अब आप ठीक हो गए हैं और आपने अप्रत्याशित रूप से साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। आपको जाकर इसे मजबूत करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं अभ्यास के लिए समय निकालूं। इन दिनों में आपके लिए औषधि शोधन करके मुझे बहुत लाभ हुआ है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वैसे मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपके काम आ सकता है। मिंग शुआंग ने अचानक कहा, और फिर अपनी भंडारण अंगूठी से एक सुंदर ओरेकल हड्डी निकाली। मुझे ये स्टार सिटी में मिला। यह अफवाह है कि यह जुवानवू की दैवीय हड्डी है, जिसमें जुवानवू की शक्ति निहित है। क्या आप जुवानवू दिव्य शरीर की साधना नहीं कर रहे हैं? यह आपके लिए बहुत मददगार होगा, और यह आपके जुवानवू दिव्य शरीर को एक कदम आगे ले जाने में सक्षम हो सकता है। ये वास्तव में अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास आपको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने मिंग शुआंग से दैवीय हड्डी निकाली तो लिंग जियाओ ने उसे पहचानने के लिए अपनी ताइची आंख का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में एक असली जुवानवू ओरेकल हड्डी है, और यह उसके जुवानवू दिव्य शरीर की मदद करती है। उनका जुवानवू दिव्य शरीर लंबे समय से राजा स्तर के प्राथमिक स्तर पर है। यदि आप इस जुवानवू ओरेकल हड्डी को प्राप्त कर सकते हैं तो जुवानवू दिव्य शरीर को राजा स्तर तक बढ़ावा देना असंभव नहीं है। चुकाओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। कोई बहन अपने भाई से कैसे चुकाने के लिए कह सकती है? इसके अलावा आपने मुझे 2 बार बचाया, और मैं आपके जीवन रक्षक अनुग्रह का ऋण भी नहीं चुका सकता। तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की क्या जरूरत है? मिंग शुआंग ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर हम पुनर्भुगतान के बारे में बात करेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। लिंग जियो मुस्कुराया। मिंग शुआंग का विश्वास हासिल करना आसान नहीं था। उसे लगा कि वह सचमुच भाग्यशाली है। मिंग शुआंग, अगर मैं इस जुवानवू दिव्य शरीर की साधना करना चाहता हूँ तो मुझे डर है कि मुझे कहीं जाना होगा। लिंग जियाओ ने कहा, तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मिंग शुआंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, मैंने जांच की है। ग्रीन जोन के दक्षिण पूर्व में एक झील है। हालांकि यह बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जुवानवू की शक्ति समाहित है। यह जुवानवू दिव्य शरीर की साधना के लिए बहुत उपयोगी है। मैं वहां अभ्यास के लिए एक तंबू लगाने की योजना बना रहा हूँ।
लिंग जियाओ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए पैसे दूंगा। मिंग शुआंग लिंगजियो के बारे में चिंतित है। ये ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम बहुत शोर मचाओगे। इससे देखने के लिए अनगिनत लोग आ जाएंगे और मैं अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। अतः मुझे आशा है कि यदि संभव हो तो आप गुप्त रूप से मेरी रक्षा कर सकेंगे। लिंग जियाओ ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि कोई उस पर हमला करने वाला है, इसलिए मिंग शुआंग ने उसे बचाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की। कोई बात नहीं, मिंग शुआंग ने सिर हिलाया। उन दोनों ने इस पर चर्चा की। लिंग जियो फिर जुवानबू झील के लिए निकल पड़े। इस झील का नाम सोल पैलेस के लोगों द्वारा दिया गया था, क्योंकि अधिक ऊंचाई से देखने पर जुवानबू झील ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां कोई विशाल जुवानबू पड़ा हो। लॉन्ग चेन, अगर तुम लगे रहे बड़े भाई, तो मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस राजकुमार को अवश्य मरना चाहिए। लिंग जियो का बर्फ सम्राट की विरासत को जब्त करने और उल्का सितारा क्षेत्र में आने का केवल एक ही उद्देश्य था। वह और मजबूत होता जा रहा है। मिंग शुआंग के साथ मुठभेड़ महज एक दुर्घटना थी। वह अपना उद्देश्य कभी नहीं भूला। मिंग शुआंग के संरक्षण में रहना यद्यपि सुरक्षित है, लेकिन मजबूत बनने का अवसर खो सकता है। इसलिए उसे अभी भी जुआ खेलना होगा। हालांकि वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन वह इतनी दूर से आया था, इसलिए उसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। सोल पैलेस के बाहर अंदर की अपेक्षा अधिक चहल पहल थी, क्योंकि वहां अधिक योद्धा थे। सामान्य परिस्थितियों में यहां हत्या की अनुमति नहीं है, क्योंकि सोल पैलेस को अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण की आवश्यकता होती है। वे यहां बेतरतीब ढंग से लोगों की हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति से निपट लेंगे। यदि आप सोल पैलेस को भड़काना नहीं चाहते तो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। लिंग जियो के पास बाहर के दृश्य का आनंद लेने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और जुवानबू झील की ओर चल पड़ा। यही वह व्यक्ति है, क्या आप उसे अच्छी तरह पहचानते हैं? लिंग जियो लंबी सड़क से चला गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई पहले से ही उसे घूर रहा था। याओ दानव ने अपना भेष बदला और एक तटस्थ शिविर में उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसे वह ढूंढ रहा था। घातक क्षेत्र की सच्ची 8वीं स्तरीय साधना वाला योद्धा अक्सर शिविर छोड़ देता है और जीवन क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उल्का क्षेत्र में राक्षसों को मारने के लिए बाहर जाता है। यद्यपि इस व्यक्ति का साधना स्तर याओ चेन के बराबर है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है। उसका एक खूनी नाम है कसाई, सिर्फ इसलिए कि यह व्यक्ति बिना पलक झपकाए हत्या करता है और वह हिंसा के सौंदर्य शास्त्र का अत्यधिक समर्थन करता है। चाहे वह मानव योद्धाओं से लड़ रहा हो या राक्षसों से, उसके विरोधियों को प्रायः टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। ओह, क्या वह वही बच्चा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा, लेकिन जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे मत भूलना। कसाई ने नकाबपोश औषधि राक्षस को देखा और ठंडे स्वर में कहा। वह नहीं जानता था कि उसके सामने कौन व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत उदार था। उसने कार्रवाई करने से पहले ही सारा पैसा चुका दिया था। कुल 1 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह उसके लिए 10 दिनों तक ग्रीन जोन में रहने के लिए पर्याप्त है। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि ग्रीन जोन एक शहर नहीं है, यह एक सुरक्षित क्षेत्र भी है, इसलिए यह मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भी उपभोग करता है। और यह आत्मिक पत्थर आत्मा महल को नहीं दिया गया था। जब तक आप सुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, समय पूरा होने पर आपको 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों और देव और दानव क्रम को एक साथ रखना होगा। तब आत्मा पत्थर स्वतः ही गायब हो जाएगा। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका पीछा एक भयावह तरीके से होगा। आपको ये भी पता नहीं होता कि दुश्मन कौन है और आप अचानक मारे जाते हैं, ताकि बेवजह मारा न जाए। इस दौरान लिंग जियाओ मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लिए भी भुगतान कर रहा था। वैसे भी उसके पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यह असफल हो जाता है क्योंकि आप आत्मा पत्थरों का भुगतान नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि आत्मिक पत्थर गायब या स्थानांतरित नहीं हुए हैं, बल्कि वे सभी देव और दानव संघ में प्रवेश कर गए हैं। जब तक देवताओं और दानवों का आदेश अभी भी मौजूद है, तब तक उन आत्मिक पत्थरों को वापस पाना संभव है। अभी खेती अधिक महत्वपूर्ण है। जब उसकी साधना एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो वही देखने का प्रयास कर सकता है कि यदि वह आत्मा पत्थर का भुगतान नहीं करता है तो परिणाम क्या होगा। फिलहाल वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जहां तक कसाई का सवाल है, वह तो जोखिम लेने को और भी कम इच्छुक था, क्योंकि उसने देखा था कि किसी व्यक्ति को आत्मा पत्थर न चुकाने के कारण मार दिया गया था
और वह व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था। यह उसका पूर्व बॉस था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर मैं आत्मा पत्थर ले लूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? कसाई हंसा। आप कोशिश कर सकते हैं। औषधि दानव ने उपहास किया। उसने सभी आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसे यह डर नहीं था कि कसाई अपना काम नहीं करेगा। उसकी ताकत से कसाई को मारना बहुत आसान होगा। हाँ हाँ हाँ, मजाक है, मजाक है। मेरा कसाई इसी तरह का धंधा करता रहा है। पैसे लेने के बाद कुछ नहीं करोगे तो भविष्य में कौन मेरे पास आकर कुछ करने की हिम्मत करेगा? कसाई हंसा। ठीक है, मेरे पास आपके साथ मजाक करने का समय नहीं है। चलो कार्रवाई करते हैं। वह लड़का जिस दिशा में जा रहा है वह जुवानवू झील होनी चाहिए। उसे वहीं खत्म कर दो। याओ मो ने कहा। चिंता मत करो, बस अच्छी खबर का इंतजार करो। कसाई क्रूरता से मुस्कुराया, लिंग जियो की पीठ को घूरा और उसके पीछे भागा। ये सबसे अच्छा है अगर आप लिंग जियो को मार सकते हैं। यदि आप उसे नहीं मार सकते हैं तो मैं उसके शरीर का उपयोग कर सकता हूँ। मुझे डर है कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अभी जो शराब मैंने तुम्हें पीने के लिए आमंत्रित की थी वह जहरीली थी, है ना? कसाई को जाते देख याओमो ने उपहास किया। वह लिंग जियो की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि कसाई लिंग जियो को मार सकता है या नहीं। इसलिए वह दोनों हाथों से तैयार था। भले ही कसाई लिंग जियो को मार न पाए, लेकिन जहर फट जाएगा। उस समय कसाई का शरीर जहर बम में बदल जाएगा जब तक कि लिंग जियो 10 मीटर के भीतर है। सभी पर विष का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आप जितना करीब जाएंगे खतरा उतना ही अधिक होगा। उनका मानना था कि अगर वह 1 या 2 मीटर के भीतर होता तो लिंग जियो तुरंत मारा जाता। यदि तुमने मुझ औषधि दानव को अपमानित करने का साहस किया है और यदि तुमने मेरे इकलौते बेटे लिंग जियो को मारने का साहस किया है तो बस रुको और मेरा पागलपन भरा बदला भुगतो। जुवानवू झील बड़ी नहीं है और आप एक नज़र में इसके किनारे को देख सकते हैं, लेकिन इसमें निहित ऊर्जा लोगों को ध्यान देने पर मजबूर करती है। लिंग जियाओ जुवानवू झील के किनारे पर खड़ा था और झील से बहती हवा को महसूस कर रहा था। हवा में भी एक आभा थी जो लोगों को तरोताज़ा महसूस करा रही थी। किस लिए? जब लिंग जियो अभ्यास करने के लिए जुवानवू झील में प्रवेश करने वाला था तो अचानक एक आवाज आई। आवाज में थोड़ी क्रूरता थी और यह स्पष्ट था कि जो व्यक्ति आया था वह दुष्ट था। लिंग जियो ने पलटकर योद्धाओं के एक समूह को देखा। योद्धाओं के इस समूह का साधना स्तर बहुत ऊंचा नहीं है और वे मूलतः जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के 6ठे और 7वें स्तर पर हैं। लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों की संख्या में। यहाँ अभ्यास करने के लिए आओ, लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। खेती, क्या आप नियम समझते हैं? नेता को घातक क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। उसने अपने कंधे पर एक बड़ी तलवार रखी हुई थी और उसके शरीर पर एक टैटू था। टैटू उसकी गर्दन तक फैला हुआ था, जिससे वह बहुत भयंकर लग रहा था। नियम? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान था। ग्रीन जोन एक सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र है। अगर नियम हैं, तो वे यहाँ स्थित सोल पैलेस के नियम होने चाहिए। इन लोगों के समूह ने सोल पैलेस की पोशाक नहीं पहनी है और जाहिर है कि वे सोल पैलेस के योद्धा नहीं हैं। उनके नियम क्या हैं? जुवानवू झील का ये क्षेत्र हमारे विशालकाय वेल गिरोह का क्षेत्र है। यदि आप यहाँ अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको हर दिन 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। आप कितने दिनों तक अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? आदमी ने कहा। वेल गैंग का क्षेत्र। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मैंने केवल सोल पैलेस के बारे में सुना है, विशाल वेल गिरोह के बारे में नहीं। आपके विशाल वेल गिरोह की तुलना सोल पैलेस से कब की जा सकती है? बकवास। हमारे विशाल वेल गिरोह का नेता सोल पैलेस का बुजुर्ग है। जल्दी से पैसे चुकाओ या बाहर निकल जाओ, आदमी चिल्लाया। भुगतान करना असंभव है, बाहर निकलो, और भी अधिक असंभव। ग्रीन जोन एक सार्वजनिक स्थान है। भले ही सोल पैलेस मुझसे भुगतान करने के लिए कहे, यह असंभव है। आपकी तो बात ही छोड़िए। लिंग जियाओ ने इन लोगों के समूह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बस घरों को लूटने वाले डाकुओं का एक समूह। वह घृणा से हंसा और सीधे झील की ओर चला गया। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? भाइयों, उसे घेर लो, नेता गुस्से से चिल्लाया। हुर्रे! सैकड़ों लोगों ने तुरंत लिंग जियो को घेर लिया और उसे भागने का मौका नहीं दिया। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई कार्रवाई न करें, अन्यथा लोग मर जाएंगे। लिंग जियाओ इन लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर ये लोग नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा है, तो वह विनम्र नहीं होगा।
हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हें पता है कि लोग मरेंगे। अगर तुम्हें डर है तो बस जल्दी से पैसे चुका दो। हमारा धंधा जायज है, जब तक तुम पैसे चुकाते हो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। नेता जोर से हंसा। सच? तो यह जुवानवु झील अब मेरी है, इसलिए यहाँ से तुरंत चले जाओ, या फिर प्रति व्यक्ति 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करें। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं अपने काम में बहुत निष्पक्ष हूँ। जब तक आप भुगतान करते हैं आप रह सकते हैं। ये बच्चा मौत की तलाश में है, उससे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाइयों। नेता गुस्से से दहाड़ा और लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। इस व्यक्ति को भागते हुए देखकर लिंग जियाओ ने आह भरी। वह तो बस चुपचाप अभ्यास करना चाहता था, लेकिन जहां भी जाता था उसे ऐसी गंदगी का सामना क्यों करना पड़ता था। भाड़ में जाओ। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। लिंग जियाओ ने हथेली से प्रहार किया और नेता उड़ गया और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। तुम चले क्यों नहीं जाते? लिंग जियाओ इतना आलसी था कि उसे समझ में नहीं आया कि वह आदमी जीवित है या मरा हुआ, और उसने सभी को घूर कर देखा। भाग जाओ। वे लोग पहले तो बहुत घमंडी थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि लिंग जियाओ कितना शक्तिशाली था। ये देखकर कि लिंग जियाओ ने वास्तव में अपने मालिक को हथेली से पीट पीट कर मार डाला, उसे रोकने की हिम्मत किसने की? लोगों का एक समूह भाग गया। लिंग जियाओ अब उन लोगों को देखने में आलसी नहीं था। झील पर कदम रखा और उसका शरीर धीरे धीरे पानी में प्रवेश कर गया। उसके पीछे तियानपेंग जानवर मार्शल आत्मा उभरी। तियानपेंग जानवर ने उसे आसानी से झील में तैरने दिया। संपूर्ण जुवानवु झील को अपना शरीर मान लो। अगले, आप राजा स्तर के जुवानवु शरीर का अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने गहरी सांस छोड़ी। उन्होंने अपने हाथ में जुवानवु ओरेकल हड्डी पकड़ी और फिर अभ्यास में प्रवेश किया। इस समय आकाश धीरे धीरे काला हो गया था। कई लोगों ने जुवानवु झील के अजीब दृश्य को देखा। झील का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था और मोटी जलवाष्प पैदा हो रही थी। पूरी जुवानवु झील ढक गई थी और यह स्पष्ट नहीं था कि अंदर क्या हो रहा था। जुवानवु की शक्ति लगातार पानी के तल से निकलकर लिंग जियाओ के शरीर में एकीकृत हो रही थी। उसके हाथ में मौजूद जुवानवु ओरेकल हड्डी भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। उल्कापिंड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसे उछलने और मुड़ने में लंबा समय लगा, और अब यह अंततः लगातार अभ्यास कर सकता है। हालांकि जुवानवु ओरेकल हड्डी प्राप्त करना एक दुर्घटना थी। ये चीज उसके लिए बर्फ सम्राट की विरासत से भी अधिक मायने रखती है। लिंग जियाओ के लिए बर्फ सम्राट की विरासत सिर्फ एक संक्रमण है, लेकिन जुवानवु शरीर का उपयोग जुवानवु महाद्वीप पर हर समय किया जा सकता है। जब लिंग जियाओ अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो एक काली छाया चुपचाप जुवानवु झील के किनारे पर प्रकट हुई। अभी अभी उनके साथ विशालकाय वेल गिरोह के लोग भी दिखाई दिए। भाई बुच्चा, वह लड़का अभ्यास करने के लिए जुवानवु झील में गया था। ये स्पष्ट था कि विशालकाय वेल गिरोह के सदस्य बुच्चा से परिचित थे और शायद उनके साथ उनके अच्छे संबंध भी थे। इस आदमी का प्रशिक्षण इतना बड़ा क्यों है? क्या उस बूढ़े लड़के ने मुझसे झूठ बोला? क्या यह आदमी जीवन संकट के छठे स्तर पर नहीं है? लिंग जियाओ की खेती का भव्य दृश्य देखकर बुच्चा को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। वह मूर्ख नहीं है। हालांकि वह आपदाओं को खत्म करने के लिए लोगों के पैसे का उपयोग करने की बात करता है, लेकिन समस्या कि उसे पहले अपना उपनाम रखना है। इसके अलावा वह कोई पेशेवर हत्यारा नहीं है, इसलिए तथाकथित पेशेवर नैतिकता को इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई कसाई, वह लड़का कमजोर नहीं है। उसने हमारे मालिक को एक हथेली से मार डाला। योद्धा ने कहा कि एक विशाल वेल ने उसकी मदद की। तुम्हारा बॉस बेकार है। अधिकांश 8वें स्तर के जानलेवा योद्धा उसे एक थप्पड़ से मार सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास तो स्पष्ट रूप से जीवन धमकाने वाला छठा स्तर ही है। उसने ऐसा कैसे किया? कसाई का संदेह बढ़ गया। इसके बारे में सोचो। मिशन पूरा होना चाहिए, लेकिन इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। भाई बुच्चा, वह बच्चा अभ्यास कर रहा है और वह असहाय होगा। जब तक आप हमारी मदद करते हैं हम उसे मार सकते हैं। एक ओर इसका उद्देश्य अपने बॉस से बदला लेना है, दूसरी ओर यह जुवानवु झील एक अच्छी जगह है और इसे उस बच्चे के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। विशाल वेल गिरोह के सदस्य ने फिर कहा। इन शब्दों से कसाई जाग गया। हाँ, हम लोग मिलकर काम क्यों नहीं करते? ये लोग बदला लेना चाहते हैं और मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। कसाई चुपके से मुस्कुराया और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारे मालिक और मेरे बीच अच्छे संबंध के कारण मैं तुमसे ये बदला लूंगा, लेकिन वह बच्चा बहुत ताकतवर है।
आमने सामने की मुठभेड़ में मैं उसे आसानी से नहीं मार पाऊंगा। इसलिए आपको पहले हमला करना होगा और उसे रोकने की कोशिश करनी होगी। इस तरह मैं चुपके से हमला कर सकता हूं और उसे एक ही झटके में मार सकता हूं। लेकिन भाई बुचर, वह आदमी बहुत ताकतवर है। मुझे डर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। विशालकाय व्हेल गिरोह के लोग भी कायर हैं। वह अपने बॉस का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लिंगजियो बहुत मजबूत है और उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वह दुविधा में था। ये कायरों का झुंड है। उस लड़के ने चुपके से हमला किया और आपने ये भी कहा कि वह अभी अभ्यास कर रहा है, और आपने अचानक हमला बोल दिया और संख्यात्मक बढ़त हासिल कर ली। अति भयभीत। इसके अलावा क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? कसाई ने श्राप दिया। ठीक है भाई बुचर, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आपको ये काम जल्दी करना होगा। बहुत देर हो चुकी है और हमें डर है कि हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। आखिरकार विशाल व्हेल गिरोह के लोग जुवानवू झील के हितों से अलग होने के लिए अनिच्छुक हैं। आखिरकार अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको हर दिन आय होगी। एक बार जब उन्हें भगा दिया गया तो वे देव और दानव संघ के स्वामी को पितृभक्ति का पैसा भी नहीं दे पाएंगे। हम केवल लड़ सकते हैं। और कसाई ने जो कहा उसके अनुसार इस गुप्त हमले के सफल होने की पूरी संभावना है। आखिरकार उनमें से बहुत सारे हैं और कसाई की ताकत के साथ वे असफलता से डरते नहीं हैं। ये सही है। तुम्हारा बॉस अभी भी तुमसे बदला लेने का इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। कसाई ने मन ही मन उपहास किया। जब तक वह अपना मिशन पूरा करता है, इन लोगों की जिंदगी और मौत से उसे कोई मतलब नहीं है। भाइयों, उस बच्चे पर छिपकर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। बॉस से बदला लो और अपना क्षेत्र वापस ले लो। यदि सबसे बड़े भाई की मृत्यु हो जाए तो भी दूसरा बच्चा अवश्य होगा। विशालकाय व्हेल गिरोह एक ढीला संगठन है, लेकिन अभी भी कुछ नेता हैं। सभी ने जवाब दिया और फिर एक साथ लिंगजियो के स्थान को छुआ। यद्यपि जल वाष्प बहुत मजबूत और धुंधला है, लेकिन यह एक योद्धा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि जैसे ही उन्होंने जुवानवू झील की सतह पर कदम रखा था, लिंग जियाओ ने पहले ही इसे नोटिस कर लिया था। मिंग शुआंग, तुम्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। मैं इस बकवास से निपट लूंगा। लिंगजियो जानता था कि उसने इन लोगों को खोज लिया है और मिंग शुआंग ने भी उन्हें खोज लिया होगा। हालांकि मिंग शुआंग के तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण क्षण में किया जाना चाहिए। जब वह समस्या को हल कर सकता है तो इसे आसानी से उपयोग नहीं करना बेहतर है, अन्यथा यह अच्छा नहीं होगा यदि आत्मा पहले इस हस्तक्षेप करता है। ठीक है, सावधान रहना। मिंग शुआंग की आत्मा संचरण स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। एक आत्मा कबीले के सदस्य और आत्मा पैलेस के स्वामी के रूप में ये पहलू उसकी विशेषता है। मिंग शुआंग को सूचित करने के बाद लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और चारों ओर देखा। झील पर विशालकाय व्हेल गिरोह का सदस्य उसकी ओर बढ़ रहा था। वह थोड़ा उत्सुक था। क्या ये लोग मौत से नहीं डरते? मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें एक अवसर दिया है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि इसका कैसे आनंद उठाऊं। इस मामले में बस उन सभी को मार डालो। उसने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई और एक संरचना पत्थर निकाल लिया। ये लघु 1000 वज्र संहारक अमर संरचना है। विशाल व्हेल गिरोह के लोग चुपचाप लिंगजियो के पास आ रहे थे। कसाई भी हमला करने के लिए तैयार था। यद्यपि उस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई थी जिसने उसे इनाम के रूप में आध्यात्मिक पत्थर दिया था, लेकिन वह शायद अनुमान लगा सकता था कि वह संभवतः सोल पैलेस का एक वरिष्ठ सदस्य था। यदि आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो उससे कार्रवाई करने के लिए कहें। इसलिए उसने इस कार्य को पूरा करने का साहस नहीं किया। यदि आप आत्मा महल के उच्च अधिकारियों को अपमानित करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस समय घुमावदार थंडर अचानक झील पर गिर गया। गड़गड़ाहट जारी रही। कसाई चौंक गया। अनगिनत लोग यहाँ देख रहे थे। इस समय झील पर विशाल व्हेल गिरोह के योद्धा तीखी चीखें मारने लगे। वे सभी बदला लेने के बारे में सोचे बिना भागने की कोशिश कर रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि लिंगजियो ने पहले ही तियानपेंग जानवर मार्शल स्पिरिट को जारी कर दिया था। संपूर्ण जुवानवू झील उसके नियंत्रण में थी। भयानक लहरें उठीं और उन सभी पर पीछे से प्रहार किया। इसके बाद उन पर लगातार गड़गड़ाहट और बिजली की बौछारें पड़ने लगीं। इसमें केवल कुछ मिनट लगे। झील पर सैकड़ों लोग दुखद रूप से मारे गए और यहाँ तक कि उनके शव भी जलकर राख हो गए, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। हे भगवान, वहाँ क्या हुआ? क्या कोई राक्षस है?
दूर खड़े सभी लोग चिल्ला उठे। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि जुवानवू झील में वास्तव में एक जुवानवू जानवर रहता है। हालांकि यह असली जुवानवू नहीं है, ये भी जीवनहरण क्षेत्र में एक सितारा 9वें स्तर का राक्षस है। मुझे लगता है कि वह राक्षस पागल हो गया है। हे भगवान, चीखी सुनो, बहुत से लोग मर गए हैं, जल्दी से आओ और उत्साह देखो। क्या आप मौत की तलाश में हैं? क्या आप सिर्फ रोमांच देखने के लिए मरने को तैयार हैं? तुम्हें किस बात का डर है? बस दूर रहो। जुवानवू झील बहुत बड़ी है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ रोमांच देखने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। लोगों का एक समूह जुवानवू झील के किनारे की ओर दौड़ा। तभी उन्होंने झील से एक विशाल राक्षस को हवा में ऊपर उठते देखा। वह तियानपेंग जानवर था। ये कुछ ऐसा था जिसे लिंगजियो ने तियानपेंग जानवर की मार्शल आत्मा को नियंत्रित करके बनाया था। ये बात स्वाभाविक रूप से कुछ कमजोर योद्धाओं को डराने के लिए थी। हे भगवान, ये तियानपेंग जानवर है। इसकी ताकत को देखते हुए, भले ही यह 9वें स्तर का जीवन लेने वाला क्षेत्र न हो, यह 8वें स्तर का जीवन लेने वाला क्षेत्र होना चाहिए, है ना? दर्शक आश्चर्यचकित होकर बोले। हालांकि मैंने जुवानवू जानवर को नहीं देखा, लेकिन मैंने तियानपेंग जानवर को देखा, और वह भी उतना ही शक्तिशाली था। भीड़ के बीच कसाई भी जुवानवू झील पर हो रही घटना को देख रहा था और वह दंग रह गया। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से ऐसी नहीं है जिसे साधारण योद्धा प्राप्त कर सके। हालांकि एक पल के बाद वह शांत हो गए। ऐसा दृश्य संभवतः वह उनके कारण हुआ था। ये व्यक्ति जितना अधिक ऐसा है, उतना ही ये दर्शाता है कि वह बाहर से मजबूत है और अंदर से कमजोर है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। उसने अनुमान लगाया कि लिंगजियो विशाल वेल गिरोह के लोगों से निपटने में व्यस्त था और उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और जुवानवू झील में जा घुसा। सच्ची ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया और उसकी मार्शल आत्मा मुक्त हो गई। कसाई की युद्ध भावना एक चाकू है। रक्त लाल चाकू, एक बहुत ही अलग तरह की तलवार आत्मा। इसके छोड़े जाने के बाद हवा खून की गंध से भर गई। हालांकि क्योंकि इस समय जुवानवू झील का दृश्य अराजक था, खून की गंध मछली की गंध से ढकी हुई थी, इसलिए लिंगजियो इसे नोटिस नहीं करेगा। यही कारण है कि कसाई अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने का साहस करता है। हालांकि जब वह लिंगजियो की स्थिति से अभी भी सैकड़ों मीटर दूर था, तो अचानक पानी से एक आकृति उभरी। कसाई अचानक रुक गया और आश्चर्य से अपने सामने खड़ी आकृति को देखने लगा। क्या इस बार उसके मिशन का लक्ष्य यही नहीं है? क्या तुम मुझे भी मारने आए हो? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, गलतफहमी, मैं तो बस परेशानी खड़ी करने वाला राक्षस हूँ, इसलिए मैं बस स्थिति देखने आया हूँ। कसाई हंसा। सच? ऐसा लगता है कि मैंने आप पर गलत आरोप लगाया है। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया, फिर जाने के लिए मुड़ा। यही अवसर है। कसाई को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेगा, और जब उसने लिंगजियो को देखा तो उसने उससे मुंह मोड़ लिया। ये सोचकर कि अवसर आ गया है, वह बाहर भागा। उसके हाथ में मौजूद स्टील का चाकू वह उनकी शक्ति से जुड़ गया और उसने लिंगजियो के शरीर में छेद कर दिया। हालांकि अगले ही पल कसाई अचंभित रह गया। छेदन की अनुभूति मानव शरीर में छेदन की तरह नहीं थी, बल्कि पानी में छेदन की तरह थी। बहुत खूब। वह आकृति बिखर गई, पानी की लहरों में बदल गई और झील में गिर गई। दूसरी ओर एक और आकृति दिखाई दी। फिर भी लिंगजियो, तुम सचमुच मुझे मारने आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? लिंगजियो की आवाज ठंडी थी। मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बच्चे, तुम सचमुच चालाक हो और तुम जल निकाय को संघनित कर सकते हो, लेकिन जितना अधिक तुम इस तरह कार्य करोगे, तुम्हारी ताकत उतनी ही कम होगी। आप अपनी जान बचाने के लिए केवल इस तरकीब पर ही भरोसा कर सकते हैं। पहले तो मैं आपसे थोड़ा डर गया था, लेकिन अब क्या आप इसके पीछे के मास्टरमाइंड को जानना चाहते हैं? सपना, कसाई ने उपहास किया, और उसके पीछे रक्तलाल तलवार वाली आत्मा अधिक जीवंत हो गई। हाँ, असल में मैं तुम्हारे बताए बिना भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ। मैं ग्रीन जोन में बहुत कम समय से हूँ और मैंने केवल कुछ लोगों को नाराज किया है। जो लोग हत्या खरीद सकते हैं वे संभवतः सोल पैलेस के लोग हैं। या एक नशीली दवा दानव। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। ये देखकर कि लिंगजियो के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कसाई अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह नहीं जानता था कि यह बच्चा सचमुच निडर है या वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे लगा कि चीजें उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन हो सकती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता,
कसाई ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जल्द ही मरने वाले हो। ये कहकर वह फिर से लिंगजियो को मारने चला गया। ये कसाई वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो राक्षसों के ढेर में राक्षसों का शिकार करने की हिम्मत रखता है। उसकी हरकतें सहज और बेहद तेज हैं, एक क्रूर राक्षस की तरह। वह एक पल में लिंगजियो के सामने था। तलवार की रोशनी में हत्या का इरादा था। रक्त की रोशनी खिल उठी और यह चाकू लिंगजियो की गर्दन से निकाल लिया गया। इस कसाई को अपने विरोधियों को टुकड़ों में काटना पसंद है, चाहे वह राक्षस हो या योद्धा। उसे ये तरीका पसंद है क्योंकि यह अधिक हिंसक लगता है तथा उसके अपने सौंदर्यबोध के अनुरूप है। ये रोचक है। फिर मैं अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। आपकी ताकत उस याओचेन से कहीं अधिक मजबूत है। लिंगजियो ने कसाई की ताकत देखी। न केवल वह डरा नहीं था, बल्कि वह बहुत उत्साहित भी था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना आसान नहीं है। उसने रूपांतरण के लिए पशु आत्मा का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे अपनी तलवार उठाए और कसाई के क्रूर प्रहार को रोक दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्रूर हमले ने लिंगजियाओ को सीधे पानी के तल में डुबो दिया। लिंगजियाओ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में साधना अवरोध धीरे धीरे टूट रहा था। सुंदर, फिर आओ। वह पानी से बाहर आया और दूसरे पक्ष की ओर मुस्कुराकर देखने लगा। तुम लोग वाकई सक्षम हो, लेकिन क्या तुम में अगली चाल को रोकने की हिम्मत है? रक्त चाकू तलवार तकनीक खूनी आपदा। कसाई को लगा कि लिंगजियो की ताकत वास्तव में जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के छठे स्तर पर थी, जैसा कि आत्मा महल के स्वामी ने कहा था। बस इतना है कि रक्षा को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस मामले में उसे डरने की कोई बात नहीं है। भले ही वह कछुए का खोल ही क्यों न हो, वह उसे चकनाचूर कर देगा। उसके हाथ में मौजूद स्टील का चाकू एक भयावह खूनी रोशनी में बदल गया है। खूनी रोशनी 4 से 5 मीटर लंबी थी और लिंगजियो की कमर की ओर कट गई थी। चाहे वह राक्षसों से लड़ रहा हो या योद्धाओं से, उसके रक्त चाकू कौशल बहुत भयानक हैं। उन सभी के पास ये चाल है और यह अत्यंत शक्तिशाली है, अत्यंत भयंकर। कई योद्धाओं ने उसकी पागलपन भरी खूनी हत्या की मंशा को महसूस किया और वे इतने डर गए कि उनके पैर कमजोर पड़ गए और वे उससे मुकाबला करने में असमर्थ हो गए। तीखा। लिंगजियो ने प्रशंसा करते हुए कहा, यही बात है, जितना मजबूत उतना बेहतर, अन्यथा आप वास्तव में मेरी रुचि नहीं जगा सकते। पाद छोड़ना। कसाई गुस्से में था। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका प्रतिद्वंद्वी डर नहीं रहा था, बल्कि वही खड़ा होकर टिप्पणी कर रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वह कसाई अपनी इज्जत बचाने वाला व्यक्ति है। बूम। लिंगजियाओ ने फिर भी अपनी तलवार को लापरवाही से घुमाया। हालांकि उसकी ताकत प्रतिद्वंद्वी की तरह शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन ये बेहद सटीक थी। इस भयंकर चाकू को रोकने के लिए समय आ गया है। जैसे ही वह बर्फ के भगवान की तलवार के पास पहुंचा, भयानक शक्ति मुक्त हो गई। लिंगजियो फिर से हैरान रह गया। मरम्मत अवरोध में बड़ी हो गई और लिंगजियाओ ने एक और लाभ भी खोजा। ये वही जुवानवो ओरेकल बोन थी जिसे उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। जब उसे पीटा गया तो यह और भी तेजी से सिकुड़ गई। जुवानवो शक्ति की एक बड़ी मात्रा दैवज्ञ की हड्डियों से निकलकर उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उसका राजा स्तर का जुवानवो दिव्य शरीर तेजी से मजबूत हो रहा था। राजा स्तरीय मध्यवर्ती बेसल दिव्य शरीर 5% पूर्णता दर। फिर आओ। मूल रूप से लिंगजियो ने साधना के माध्यम से राजा स्तरीय जुवानवो दिव्य शरीर को पूरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कर लिया है। युद्ध के दौरान इस सुधार की गति और अधिक तेज होगी। तुम लोगों, तुम्हारा बचाव वास्तव में मजबूत है, लेकिन अगर तुम केवल अपना बचाव करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार डालूंगा। कसाई अब और बकवास नहीं करता। कुल 72 रक्त तलवार तकनीकें थीं और उसने उन्हें एक एक करके इस्तेमाल किया। वे लिंगजियो की ओर लगातार हमले करते रहे। लिंगजियो को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगजियो 72 वार के बाद भी जीवित हो सकता है। राजा स्तर का मध्यवर्ती जुवानवो दिव्य शरीर 10% पूर्ण। राजा स्तर का मध्यवर्ती जुवानवो दिव्य शरीर 20% पूर्ण। राजा स्तरीय मध्यवर्ती बेसल दिव्य शरीर 90% पूर्ण। लिंगजियो के मुंह के कोनों से खून बह चुका था और उसके हाथ में जुवानवो ओरेकल हड्डी पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसका राजा स्तरीय मध्यवर्ती जुवानवो दिव्य शरीर लगभग पूरा हो गया है। इस समय सामने वाले कसाई का चेहरा पीला पड़ गया था और वह हाँफ रहा था। लिंगजियाओ अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ लग रहा था। कसाई ने अपने 72 चाकुओं में से 70 चाकुओं का पहले ही उपयोग कर लिया था और केवल अंतिम 2 ही बचे थे।
लेकिन लिंग जियो के मुंह के कोने पर केवल थोड़ा सा खून था और गंभीर चोट का कोई निशान नहीं था। उसके लिए मरना तो और भी असंभव था। कसाई को भी लग रहा था कि लिंग जियो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। शुरुआत में वह उसे आसानी से दूर कर सकता था, लेकिन बाद में उसने केवल लिंग जियो को 2 या 3 कदम पीछे हटने दिया। डर गया क्या? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। डर? मैं क्यों डरूंगा? तुम तो एक बेकार आदमी हो जो सिर्फ बचाव कर सकता है। मैं कैसे डर सकता हूँ? मेरे रक्त चाकू कौशल और सबसे मजबूत 2 वार, मुझे डर नहीं है कि आप मर नहीं जाएंगे। कसाई घबरा गया था, लेकिन वह इस समय जाने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि वह चिंतित था कि लिंग जियो सिर्फ झांसा दे रहा था। शायद वह लगभग मर चुका था। वह पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका था, लेकिन उस समय वही झांसा दे रहा था। प्रतिद्वंद्वी के चले जाने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे संदेह था कि लिंग जियाओ भी उसी स्थिति में होगा। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि कोई समस्या ही नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में वह इतना कमजोर था कि वह और अधिक कमजोर हो ही नहीं सकता था। इसलिए वह वहां से जाना नहीं चाहता था। अगर वह वहां से चला जाता तो वह मिशन पूरा नहीं कर पाता। अगर सोल पैलेस के स्वामी उसे परेशान करने आए तो वह क्या करेगा? जब उसने ये सोचा तो उसके दांत पीसने लगे और उसके शरीर से तेज सांस निकली। रक्त लाल प्रकाश ने उसे लगभग पूरी तरह से घेर लिया। रक्त चाकू तकनीक 71वां चाकू प्रक्त बुद्ध निर्दयी। अचानक कसाई के सामने एक बड़े बुद्ध का रक्त रंग का प्रेत प्रकट हुआ। कसाई ने चिल्लाकर हमला कर दिया। ये हमला वास्तव में पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन भयानक उत्पीड़न ने लिंग जियो को अंततः अंतिम बेड़ियों को तोड़ने की अनुमति भी दी। दूसरे स्तर का जुवानवु दिव्य शरीर पूरा हुआ। जुवानवु दिव्य निकाय अंततः राजा के मध्य स्तर तक आगे बढ़ गया। इतना ही नहीं, आकाश में राक्षस वज्रपात भी तैरने लगा। ये छोटे वानले झुकसियन संरचना की गड़गड़ाहट और बिजली के साथ विलीन हो गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लिंग जियो को पता था कि वह टूटने वाला था। जब तक वह इस वज्रपात से बच जाएगा, वह जीवनहरण क्षेत्र के 7वें स्तर का योद्धा होगा। तब तक उसके सामने यह अपशिष्ट कोई समस्या नहीं रह जाएगा। हालांकि क्लेश से गुजरते समय वह लड़ नहीं सकता था, लेकिन केवल इससे बच सकता था। सौभाग्य से उनके पास अत्यधिक ठंडा मैदान और हवा और बर्फ की सीढ़ी थी, जो काम आई। रक्त चाकू तलवार तकनीक 72वां चाकू प्रक्त समुद्र की कोई सीमा नहीं है। और भी अधिक पागलपन भरे हमले हुए। जुवानवु झील में पानी का प्रवाह बढ़ाया गया। लहरें और रक्त प्रकाश एक में विलीन हो गए, एक विशाल रक्त चाकू में बदल गए, जो लिंग जियो की ओर वार कर रहा था। कसाई को यह भी पता चला कि लिंग जियो टूटने वाला था। वह ऐसा कतई नहीं होने दे सकते थे। अब उसके लिए लिंग जियो को हराना पहले से ही मुश्किल था, और अगर लिंग जियो फिर से आगे निकल गया तो क्या ये और भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उसके मन में इस चाकू से मौत से लड़ने का विचार आया। भले ही वह आकाश में दानव की गड़गड़ाहट से मारा गया हो, वह लिंग जियो को मार देगा। ये कहना होगा कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली था। अपनी भयंकर चालों के बावजूद उसे राक्षसी वज्र का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग सारी अंतहीन राक्षसी गड़गड़ाहट लिंग जियो पर गिर रही थी, जो लगातार लिंग जियो के शरीर को कष्ट दे रही थी। जैसा कि मास्टर युवानजुन ने कहा, जब एक योद्धा आगे बढ़ता है तो उसकी शक्ति जितनी मजबूत होती है, वह उतना ही अधिक आकाश के विरुद्ध होता है और सामान्य ज्ञान के विपरीत होता है। गड़गड़ाहट का संकट उतना ही अधिक होता है और एकाग्रता उतनी ही अधिक होती है। मृत्यु की संभावना अधिक है। हालांकि एक बार सफलता मिल जाने पर लाभ भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हें पता है, इतनी सारी गड़गड़ाहटें शरीर के संयम पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। लिंग जियो ने यह भी पाया कि उसके राजा स्तर के जुवानवु दिव्य शरीर में फिर से सुधार होने लगा है। राजा स्तर के उच्च स्तरीय जुवानवु दिव्य शरीर इस भयानक गड़गड़ाहट क्लेश के तहत पूर्णता की डिग्री वास्तव में बढ़ रही है। यद्यपि यह जुवानवु ओरेकल हड्डी द्वारा लाई गई गति जितनी तेज नहीं है, फिर भी इसमें सुधार हो रहा है। इस समय कसाई का हमला पहले ही हो चुका है। लिंग जियाओ इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता, लेकिन चकमा देना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। हवा और बर्फ जमे हुए कदम। जैसे ही लिंग जियो ने कुछ शब्द कहे, आसपास का वातावरण तुरंत हवा और बर्फ से भर गया। लिंग जियो का आकार उभर आया और एक पल में उसने अपनी स्थिति बदल ली। कसाई को अचानक पता चला कि उसकी आक्रमण गति और चाल धीमी हो गई है, जो वास्तव में अजीब था। शक्तिशाली हमला सीधे झील की सतह पर हुआ,
जिससे लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे कसाई सचमुच उलझन में पड़ गया। नहीं, ये कैसी अजीब शारीरिक हरकत है, यह ऐसा कैसे हो सकता है। वह इसे सामने से चकमा नहीं दे सकता था। कसाई वहीं खड़ा रहा और हमला करना भूल गया। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। एक मूर्ख ने थोड़े से पैसों के लिए मुझे मारने का साहस किया। चले जाओ, आज मेरी साधना में मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जिद मत करो, वरना मैं कभी दया नहीं दिखाऊंगा। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से इस समय कसाई से डरता नहीं था, लेकिन क्योंकि वह अभी भी टूट रहा था, वह हमला नहीं कर सका। बेहतर होगा कि उसे जाने दिया जाए और मिंगशुन को उसका पीछा करने दिया जाए ताकि पता चल सके कि इस आदमी को किसने भेजा है। बकवास, तुम तो जीवन लेने वाले क्षेत्र के छठे स्तर वाले योद्धा मात्र हो। अगर तुम टूट भी गए तो भी तुम जीवन लेने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही रहोगे। तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? कसाई को स्पष्टतः अपमानित महसूस हुआ। दूसरे पक्ष की खेती इतनी खराब है, फिर भी वह उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करता है। क्या यह अपमान नहीं है? क्रोध में आकर उसने पुनः रक्त चाकू तकनीक का प्रयोग शुरू से ही किया। शायद इसलिए कि वह क्रोधित था। चाकू की इस तकनीक की शक्ति पहले से अधिक मजबूत लग रही थी, लेकिन सटीकता बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप एक संकट से गुजर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आप पहली बार इससे बच सकते हैं और आप दूसरी बार भी इससे बच सकते हैं। कसाई के जाने को तैयार न होने का कारण बेशक ये था कि लिंग जियो एक संकट से गुजर रहा था। संकट से गुजरने वाला योद्धा न केवल बहुत कमजोर होता है, बल्कि घायल भी हो सकता है। ये लिंग जियाओ को मारने का उसका सबसे अच्छा मौका है। खून के रंग की चाकू की रोशनी ने लिंग जियो को फिर से घेर लिया, एक के बाद एक चाकू। हालांकि कसाई का दिल ठंडा हो गया, क्योंकि उसने पाया कि जब तक वह लिंग जियो के पास जाता था, उसका पूरा शरीर भयानक गहरी ठंडी हवा से जम जाता था। यद्यपि वह अभी भी चल सकता था, लेकिन हमला करना और चलना दोनों ही उसकी गति बहुत धीमी हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर बर्फ के फूल बन गए। फिर उसने लिंग जियो को धीरे धीरे उसके पास से गुजरते हुए देखा। जाहिर है, प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। ये कैसी विचित्र शारीरिक गति है! संसार में ऐसी शारीरिक गति कैसे हो सकती है? कसाई की आंखों में डर नहीं, बल्कि लालच की चमक थी। अगर मुझे इस तरह की शारीरिक हरकत मिल जाए, तो मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत में कितना सुधार होगा। और कुछ नहीं, जीवन क्रिस्टल की खोज की गति बहुत तेज हो जाएगी। मानवीय लालच सचमुच किसी भी चीज से अधिक भयावह है। यह अन्य सभी भावनाओं पर आक्रमण कर सकता है। शुरू में तो कसाई भागने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार उसने एक अजीब गोली निकाली और उसे निगल लिया। यह उसे आत्मा महल के स्वामी द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर उसे लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह इसे निगल सकता है और इससे उसकी ताकत कम से कम 2 या 3 गुना बढ़ जाएगी। इस समय कसाई को लगा कि अब ये गोली लेने का समय आ गया है। आह! कसाई के मुंह से पागलों जैसी दहाड़ें निकलीं। अमृत ने अपना असर दिखाया और उसका शरीर रक्तपिपासु की तरह बदलने लगा। दर्द के बीच में वह अपने शरीर की ताकत में भी वृद्धि महसूस कर सकता था, पहले से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली। इस भावना से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसे इसकी परवाह नहीं कि उसका शरीर कैसा दिखता है। इस दुनिया में जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, भले ही आप एक राक्षस हो, आप अभी भी जो चाहे पा सकते हैं। उसकी पीठ के पीछे खून की तलवार की आत्मा और अधिक जीवंत हो गई। प्रकाश गड़गड़ाहट से भी अधिक प्रबल था। दूरी पर खड़े कई लोग खून से लथपथ उस आकृति को देख सकते थे। क्या वह कसाई नहीं है? वह क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि वहाँ एक और व्यक्ति है। मैं उसे पहचानता हूँ। वह व्यक्ति मास्टर मिंगशुन पैलेस द्वारा वापस लाया गया लड़का है। ऐसा लगता है कि वह जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है। वे लड़ने क्यों लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई लड़ाई हुई होती तो क्या लिंग जियाओ नाम का वह बच्चा मर नहीं जाता? ये तो पक्का है। आखिरकार बुच घातक क्षेत्र के 8वें स्तर का योद्धा है और उसका युद्ध कौशल भी घातक क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धाओं में सबसे आगे है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उनका डर उत्साह में बदल गया। मैंने सोचा कि यह कोई राक्षस है जो उत्पात मचा रहा है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वहां 2 योद्धा लड़ रहे हैं। बच्चे, देखते हैं तुम आगे कैसे छिपते हो। उसने पुनः रक्त चाकू तकनीक का प्रयोग किया और भयावह रक्त प्रकाश पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था।
शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है, गति कई गुना बढ़ा दी जाती है। भयानक रक्त प्रकाश ने कसाई के प्रतिरोध को बहुत बढ़ा दिया। कसाई हवा, बर्फ और बर्फ के कदमों के प्रभावों से लगभग प्रतिरक्षित है, और यदि वह प्रभावित भी होता है तो वह न्यूनतम होता है। खूनी कसाई चाकू, गर्जना के बीच भयानक तलवार ऊर्जा निकट आ रही थी। कसाई लिंग जियाओ के सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा, और यह कृपाण ऊर्जा 10 मीटर की दूरी को नजरअंदाज कर सकती है। जब तक इसे काटा जाएगा, लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। भाड़ में जाओ लड़के। कसाई के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान थी। वह बहुत उत्साहित था। वह जल्द ही उस रहस्यमयी गति तकनीक को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक जम गया। अत्यंत ठंडा क्षेत्र। लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और गंभीर थी, जिसमें तिरस्कार का भाव था। पवन, हिम और बर्फ चरण को मूलतः अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में हवा, बर्फ और बर्फ के कदम ठंड के प्रभावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं कर सकता। कसाई का शरीर बर्फ में पूरी तरह से जम गया था, जैसे बर्फ की मूर्ति हो। यदि ये तथ्य न होता कि लिंग जियो अभी भी आगे बढ़ रहा था और हमला करने में असमर्थ था, तो कसाई निश्चित रूप से इस समय मर चुका होता। भले ही यह क्षण भर के लिए ठंडक ही क्यों न हो, लेकिन एक क्षण लिंग जियो के लिए कसाई के हमले से बचने के लिए पर्याप्त था। यहाँ बहुत ठंड है। कसाई कांप उठा और उसकी पलकों पर बर्फ के कण जम गए। उसने कांपते हुए लिंग जियो को देखा। उसकी आंखों में बेकाबू डर था। चले जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, जिद्दी मत बनो, अन्यथा मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि पछतावा क्या होता है। लिंग जियो अभी भी लंबा खेल खेलना चाहता है और बड़ी मछली पकड़ना चाहता है। चाहे वह यम दानव हो या औषधि दानव, उसे यह जानना था कि किसने उस पर हमला किया था ताकि वह बदला ले सके। हालांकि उसकी बातें सुनकर कसाई को लगा कि वह डर गया है। भागने का विचार तो उसके मन में पहले से ही था, लेकिन इस समय उसके मन में एक बार फिर से हत्या करने का पागलपन भरा इरादा था। भाग जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा, कसाई ने व्यंग्यपूर्वक कहा। यह तुम्हारा अंतिम उपाय होना चाहिए था। तुम अगले हमले से बच नहीं पाओगे। बेवकूफ। लिंग जियाओ इस आदमी से वाकई कायल हो गया। ये वाकई काफी था कि वह अपनी ही बातों को इस तरह समझ पाया। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा सोचती हो, तो मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि उस टूटी हुई गोली को लेने के बाद तुम कितनी मजबूत हो सकती हो। लिंग जियाओ क्लेश पर काबू पाने के अंतिम चरण में पहुंच गया है। जब तक वज्र क्लेश पूरा हो जाता है, तब तक उसकी साधना सफल हो जाएगी। उस समय उसके लिए इस आदमी को जाने देना बिल्कुल असंभव होगा। चूंकि वह मरना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। जहां तक बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबा खेल खेलने की बात है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यह तो यम या फिर औषधि। जब तक आप भविष्य में और अधिक ध्यान देंगे, तब तक आप पता लगा सकते हैं। बच्चे, अपनी उबाऊ बातें बंद करो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं। जितना अधिक आप ये कहेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे। दहाड़ के बीच कसाई ने अंततः अपनी खूनी तलवार तकनीक की अंतिम चाल का फिर से उपयोग किया। भयानक खूनी रोशनी विशाल लहरों के साथ लिंग जियो की ओर बढ़ी। हे भगवान, कसाई उस कूड़े के खिलाफ ये चाल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ। ये हमला संभवतः उसका सबसे शक्तिशाली हमला है। क्या घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर एक योद्धा से निपटना इसके लायक है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दूर से उत्साह देख रहे लोगों ने अपनी असमंजसता व्यक्त की। इसी समय भीड़ में नकाब पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। मुखौटे के 2 छिद्रों से उदासीन आंखें बाहर निकल रही थीं। जैसा कि अपेक्षित था, इस लिंग जियो के पास बर्फ सम्राट की विरासत है, और ऐसा लगता है कि उसने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया है। किसी और बात का जिक्र तो न करें, बल्कि अत्यंत ठंडा क्षेत्र और बर्फ से ढकी सीढ़ियां देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अगर मैं इसे पा सकता। ये व्यक्ति औषधि शैतान है। उसने पहले भी लिंग कियुआन को बर्फ सम्राट की विरासत के बारे में बात करते हुए सुना था और सोचा था कि यह सिर्फ अटकलें हैं। आखिरकार उस समय इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन आज लिंग जियो की लड़ाई शैली को देखते हुए इसमें लगभग कोई संदेह नहीं है कि यह बर्फ सम्राट की विरासत है। उसका लालच और भी प्रबल है। उस बच्चे को मार डालो और फिर उसके आत्मा सागर पर कब्जा कर लो, और फिर तुम बर्फ सम्राट विरासत का पूरा पाठ जान सकते हो। औषधि दानव ने ठंडे मन से सोचा।
हालांकि उसे नहीं पता था कि कसाई आज सफल होगा या नहीं, लेकिन लिंग जियाओ को मारने का उसका उद्देश्य बदल गया है। इससे पहले ये सिर्फ अपने बेटे याओ चेन का बदला लेने के लिए था। अब उनके पास एक नया विचार है। यदि उसे बर्फ सम्राट की विरासत मिल जाए तो वह आत्मा महल में सर्वोच्च शक्ति बन सकता है। यहाँ तक कि यान ज़िफेंग और मिंग शुआंग को भी उसका सामना करना पड़ता है। अब के विपरीत वह यान ज़िफेंग के सामने एक कुत्ते की तरह है और वह मिंग शुआंग के सामने अपना सिर नहीं उठा सकता है। औषधि दानव ने यह नहीं देखा कि अंधेरे में एक जोड़ी आंखें पहले से ही उसे घूर रही थी। यद्यपि मिंग शुआंग ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन वह हमेशा अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दे रही थी। यद्यपि औषधि दानव ने मुखौटा पहना हुआ था और उसकी सांस को रोक रखा था, फिर भी वह उसकी आत्मिक शक्ति से कैसे बच सकता था। यह आप है। मैंने तुम्हें पहले ही आखिरी सुनहरे रेशम कीट के जहर के लिए छोड़ दिया है, लेकिन तुम पश्चाताप करना नहीं जानते। तुमने तो मेरे भाई लिंग जियाओ को मारने के लिए किसी को किराए पर रखने का भी साहस किया। मैं, मिंग शुआंग, तुम्हें कैसे नहीं मार सकता? मैं उसके योग्य कैसे हो सकता हूँ? मिंग शुआंग ने दांत पीस लिए, लेकिन इस समय उसने ऐसा नहीं किया। वहाँ बहुत सारे लोग हैं और औषधि दानव को मारने से निश्चित रूप से बहुत सारी अनावश्यक परेशानी पैदा होगी। भले ही वह डरी हुई न हो, उसे लिंग जियो की सुरक्षा का विचार करना होगा। ऐसा लगता है कि वहाँ लड़ाई खत्म होने वाली है। भले ही कसाई रक्त चाकू तकनीक की अंतिम चाल का फिर से उपयोग करता है, फिर भी वह अत्यधिक ठंडे क्षेत्र और हवा और बर्फ कदम के दोहरे संयम का विरोध नहीं कर सकता है। और उसके लिए धन्यवाद। लिंग जियो के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र और हवा और बर्फ कदम दोनों को बढ़ावा दिया गया है। पूर्व महान सफलता के चरण तक पहुंच गया है। उत्तरार्ध तो अब पूर्ण अवस्था तक पहुंच चुका है। पहले से अधिक मजबूत बनो। टकराना। आखिरी राक्षसी वज्र ने लिंग जियो को मारा।